बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। आज एक क्लाइंट थे, उन्होंने लीगल एडवाइस जो थी वो अपनी बुक की हुई थी जी। और उसके बाद लीगल एडवाइस उनको देने के बाद जो है आखिर में उन्होंने कहा जी कि मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के और बहुत से लोगों के इश्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं। तो काइंडली इसके ऊपर जो है आप वीडियो भी जो है लाजमी बनाइएगा, ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। सो प्राइवेसी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, तो हम क्लाइंट का नाम नहीं ले सकते होते हैं। सो ये बताने का मकसद आपको ये है कि अगर आप क्या कोई भी प्रपोज़ल ऐसी है या आपका कोई इस तरह का केस है, तो जहन में ये बिल्कुल मत रखिएगा कि जी कि आपकी प्राइवेसी जो है वो हम इस तरह लाइव सेशन में या इस तरह की वीडियो में मेंशन करते हैं। बिल्कुल नहीं करते। आपकी प्राइवेसी जो है वो सिर्फ आपको पता होता है या हमें पता होता है या रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को पता होता है जहाँ पे केस फाइल किया। सो अब उनकी प्रपोज़ल थी क्या? वो ये थी कि वो खुद स्टूडेंट वीज़ा पे हैं यूके में, नंबर वन। और जो जिस लेडी के साथ वो शादी करना चाह रहे हैं, वो ख़ातून जो हैं वो पहले पाकिस्तान में उनकी शादी हुई थी पहले, और उसके बाद जो है उनको डिवोर्स होगी। सो वो जो ख़ातून हैं वो डिवोर्सी हैं, और उसके बाद जो है वो यूके में जो है वो आ गई हैं, यूके में इस वक्त रहती हैं। और यूके में अब वो ये स्टूडेंट के साथ जो है वो दोनों जो हैं शादी करना चाहते हैं। अब इसमें डिफरेंट जो ऑप्शंस क्या क्या आएंगे, ये मैं आज के इस जो है वो सेशन जो है उसमें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सो ऑब्वियसली मैं ट्राई ये करूँगा कि इसी प्रपोज़ल को जो है मुख्तलिफ अंदाज में मैं आपको बता सकूँ, ताकि अगर आपका भी इसी से रिलेटेड कोई केस हो या आपकी सिचुएशन ऐसी हो, तो आपको जो है वो मदद मिल सके, आपकी हेल्प हो सके। लेकिन फिर भी जहन में रखिएगा, यहाँ पे मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। आपके जो भी सिचुएशन हो, आप किसी भी वकील के पास जाइए। मेरे पास आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन मेरे पास आने के लिए आपको फ़ोन एडवाइस या ऑफिस सेशन जो है वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और ऑफिस मुलाकात के और फ़ोन एडवाइस के हमारा ऑफिस जो है वो कंसल्टेशन की हम फ़ीस चार्ज करते हैं, फ्री एडवाइस नहीं देते। अच्छा, चलिए, अब पहला पॉइंट तो ये आ गया कि एक वो जो साहब हैं या आप हैं, आप स्टूडेंट यूके में हैं। जहन में रखिएगा, अगर आप यूके में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हैं, तो आपका जो वीज़ा है, जब आपने उस वीज़े की स्विचिंग करनी है, दैट मस्ट बी वैलिड होना चाहिए। वो वैलिड जो वीज़ा, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका हुआ है, या आप ओवरस्टे हैं, या आप पहले स्टूडेंट थे, तो तब जो है आप किसी भी वीज़ा में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वेरी क्लियर। सो इसका मतलब ये आ गया कि आपका आपका जो स्टूडेंट का वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए। अब इसी से एक सेकंड पॉइंट आ गया, आपको यूनिवर्सिटी ने आपका वीज़ा कर्टेल करने के लिए होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया, या होम ऑफिस का आपको लेटर आ गया कि हम आपका वीज़ा जो है 60 डेज़ के अंदर कर्टेल कर देंगे, या 30 डेज़ में कर्टेल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जो भी उन्होंने कह दिया डजन जो है मेक एनी डिफरेंस आपके केस में। आपका वीज़ा जिस दिन आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, उस दिन जो है मस्ट भी उस दिन वैलिड होना चाहिए। आज है जी 26 जून, 26 जून है आज, 26 जून। टुमारो आपका 27 जून को वीज़ा फॉर एग्ज़ाम्पल ख़त्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, या वैसे ख़त्म हो रहा है। तो आज 26 जून है। अगर आज भी आप एप्लीकेशन करेंगे, सो देन यू आर सेफ। ये तो क्लियर आ गई। अच्छा, अब जो वो लेडी जिनके साथ वो शादी करना चाह रहे हैं, अब वो लेट्स से अगर उनकी शादी पाकिस्तान में पहले शादी हुई, अब डजेंट मैटर कि वो उनके जो हस्बैंड हैं वो भी यूके में रहते हैं। अब चूंकि उन्होंने पहले उनको वीज़े पे यूके में बुलवाया था, स्पाउस वीज़े पे वो यूके में आ गए, और उसके बाद वो उनकी डिवोर्स हो गई, या वो साथ में नहीं रहते। अब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। नंबर वन, अगर आप जो है सेकंड मैरिज की तरफ जाएंगी जब, तो आपको यूके इमिग्रेशन लॉज की वजह से जो है आपको इंग्लिश डिवोर्स का सर्टिफिकेट जो है डिग्री एब्सोल्यूट लेना जो है वो लाजमी है। आपके पास जब तक डिवोर्स का
सर्टिफिकेट नहीं होगा, डिवोर्स की डिग्री नहीं होगी, आप न्यू मैरिज में नहीं जा सकती हैं फॉर इमिग्रेशन पर्पस। अच्छा चलिए, अब आप यूके में आपने इंग्लिश डिवोर्स नहीं ली, अब आपने केस फाइल कर दिया, पाकिस्तान में केस फाइल कर दिया, आपने पाकिस्तान से डिवोर्स ले ली, तो क्या वो डिवोर्स वैलिड है? द आंसर इज़ यस। अगर वो डिवोर्स पंचायत में बैठ के नहीं हुई, अगर वो डिवोर्स आपस में रिश्तेदार बैठ के, चाचा मामा ताया इकट्ठे बैठ के लिख के डिवोर्स नहीं हुई कि जी सारे मिल के बह गए हैं हूँ तुसी डिवोर्स असी दे रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट जो है ये डिवोर्स का एक एग्रीमेंट रेडी हो गया, इसको हमने लोकल जो है वो यूनियन काउंसिल में जमा करवा दिया या वहाँ पे हमने विटनेस डाल दिए, सो वो वाली एक्सेप्टेबल नहीं होगी। डिवोर्स चाहे आपकी होगी इस्लामिक लॉ के मुताबिक, लेकिन हम बात यहाँ पे कर रहे हैं इमिग्रेशन लॉज की। जो है इमिग्रेशन लॉज में ये आता है कि आपने डिवोर्स जो है मस्ट भी, या तो आपके पास कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, जो वहाँ की फैमिली कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, वहाँ से आपने डिवोर्स का जो है वो डिग्री या वो जो कोर्ट का ऑर्डर है वो होना चाहिए, या आपका जो यूनियन काउंसिल के बाद जो है वो नादरा का जो इशू किया होता है, NADRA जो है नादरा, जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लोगो लगा होता है, या आपके पास वो वाला डिवोर्स का सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। आप उसकी बेस के ऊपर यूके के अंदर लेट्स से अगर आप लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो क्या आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं? द आंसर इज़ यस, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। वो भाई साहब जो हैं उनके पास अपना वैलिड पासपोर्ट जो है, उनके पास अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका हुआ है या किसी का पासपोर्ट होम ऑफिस में होता है, तब भी आप अपने एक्सपायर्ड पासपोर्ट की कॉपी जो है वो लेके जा सकते हैं, साथ में अपनी एक पिक्चर आईडी जो है, दैट कुड बी एनीथिंग, जो है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपने कौंसल टैक्स की कॉपी है, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी है, कोई भी एक चीज़, सारी चीज़ें नहीं, कोई भी एक चीज़ जो है ये आपकी आईडी में आ गया, आपका पासपोर्ट या आपका BRP कार्ड, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कार्ड जिसको कहते हैं, या इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वो प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये आपकी जानब से आ गया, वो मुहतरमा की जानब से, मैडम की जानब से जो है वो उनके पासपोर्ट की कॉपी आ गई, उनकी जो पिक्चर आईडी है, उनका प्रूफ ऑफ एड्रेस है, और प्लस जो है अगर वो पाकिस्तान की डिवोर्स है या दुनिया के किसी भी कोने की डिवोर्स है लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो आपने गवर्नमेंट ने आपको इशू किए होते हैं, जो आपके सरकारी अदारों ने आपको इशू किए होते हैं, जो आपकी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ ने आपको इशू किए होते हैं। जैसे पाकिस्तान का जो नादरा है, जो पाकिस्तान की यूनियन काउंसिल है, दे वर्क फॉर अ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स हैं, सो उनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स इशू किया गया डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहलाता है। ये सारी चीज़ें लेके आप अपने लोकल जो यूके का सिविल मैरिज रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप अपनी मैरिज को रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आप एप्लीकेशन देंगे। उसमें डिपेंड करेगा कि वो कितना के बिजी हैं, लेकिन एवरेज टाइम जो है आजकल बहुत से केसेस में अराउंड 50 डेज 60 डेज जो है 2 महीने लगा देते हैं। अब वो कहाँ पे लगाते हैं इतना टाइम? वो पहले आपसे एप्लीकेशन लेते हैं, उसके बाद जो है वो होम ऑफिस में भेज देते हैं वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन कहाँ से होंगी? लेट्स से अगर यही केस है, उसमें ये वेरिफिकेशन होगी कि लेट्स से अगर ये साहब जो है अगर स्टूडेंट है, वो देखेंगे कि क्या ये इनका वीज़ा कर्टेल तो नहीं हुआ, क्या इनके पास वैलिड वीज़ा है कि नहीं, ये क्या इनकी कोई पहले शादी तो नहीं थी, क्या ये पहले तो नहीं स्पाउस वीज़ा पे आए थे। सेम इसी तरह वो जो लेडी होंगी, ख़तून जो हैं, मोहतरमा जो हैं, मैडम जो हैं, उनका वो चेक करेंगे क्या ये पहले यहाँ पे मैरिज इनकी थी, क्या इन्होंने पहले किसी को स्पाउस वीज़ा दिलवाया, क्या इन्होंने पहले हमें इन्फॉर्म किया कि जी कि मैरिज ब्रेकडाउन हो चुका हुआ है, क्या इन्होंने पहले ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, क्या इनके पास डिवोर्स सर्टिफिकेट है, क्या इसके अलावा कोई और इनके कोई इश्यूज़ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जब क्लियर होती हैं तो वो वहाँ से वो क्लियरेंस की रिपोर्ट आ जाती है। जो ही वो क्लियरेंस की रिपोर्ट आती है, आप अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कर लेते हैं। जो ही आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो गई तो उसके बाद जो है आप अपना स्पाउस का जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। स्पाउस की वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए ये है, आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए। आपकी जो मैडम जिनके साथ आपने शादी कर रही हैं या साहब जिनके साथ भी कर रहे हैं, आजकल तो मुंडा मुंडे नाल भी लांदा यारियां वाला काम है ना जी। सो इसलिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी किसी से शादी कर सकता है। सो उसमें यह है पासपोर्ट होना चाहिए, जो ब्रिटिश पासपोर्ट है, या आपके उनके पास ILR होना चाहिए, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, या उनके पास जो है सेटलमेंट होना चाहिए, प्लस उनके पास 18,600 इनकम होनी चाहिए,
ये सारी चीज़ें हैं, अकोमोडेशन होनी चाहिए, तो फिर आप वीज़ा जो है वो नॉर्मली स्विच हो जाता है और वो आपको 5 ईयर्स रूट के ऊपर डाल देते हैं। सो बहुत से केसेस में जहाँ पे आप फाइनेंशियल जो थ्रेश होल्ड है अगर आप उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें अगर कोई इश्यूज़ हैं, तो वो आपको 10 साल के रूट के ऊपर भी डाल सकते हैं। 10 ईयर्स का रूट जिसको कहा जाता है, 2.5 ईयर ईच वीज़ा जो है। सो बहुत से केसेस में जो है वो डिपेंड करता है केस टू केस, आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं या बाकी चीज़ें हैं। अच्छा, इसी मैटर को अगर हम अदर वे राउंड भी देखते हैं तो तब भी ऐसे ही है। अगर एक जो लेडी हैं वो अगर इस तरह हैं और वो जो साहब हैं वो अगर वो पाकिस्तान में डिवोर्स है उनकी या कुछ और, सो इसलिए जेंडर जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जो लीगल थिंग्स हैं वो देखनी पड़ती हैं। एक इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट था, वो किसी ने कहा जी कि अगर मैरिज जो है वो हमने अगर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड की हो मैरिज जो है, तो क्या ऑनलाइन निकाह जो है उसके ऊपर, मैरिज अगर हम पाकिस्तान में करते हैं, ऑनलाइन निकाह जो अगर हम करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। देखिए, ऑनलाइन निकाह करें या जैसे भी आप निकाह करें, सर्टिफिकेट जो आपने लगाना है मैरिज का वो अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है सो तब कोई मसला नहीं है। वो पहले ज़माने में, पहले ज़माना तो नहीं, ये पिछले दिनों बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया था कि दो बंदे वहाँ पे बैठ गए लड़की के पास पाकिस्तान में, दो यहाँ पे बैठ गया फ़ोन के ऊपर, फ़ोन पे निकाह हो गया, वहाँ पे कबूले कबूले हो गया, यहाँ पे भी कबूले कबूले, वो तस्वीरें लगा के, वो वाला ज़माना अब नहीं है। इस तरह के केसेस में रिफ्यूज़ल्स आती हैं। सो अब उसमें यही है कि आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अगर है, आपने अगर ऑनलाइन निकाह किया है या जैसे भी किया है या नहीं किया, उनको उनको इस चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने देखना ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंस कौन सी दी हैं। अच्छा, फिर उसमें सेकंड पॉइंट आ जाता है, हैव यू मेट विद योर पार्टनर, कि आप फिज़िकली वहाँ पे गए थे। ये स्पाउस का वीज़ा इज़ नॉट अ ईजी वीज़ा। मैंने इतने केसेस स्पाउस के किए हैं, देखे हैं, बहुत से लोगों की रिफ्यूज़ल्स पड़ी हैं, पढ़ता रहता हूँ, सारा दिन मेरा काम ही यही है। सो इसलिए जो है बहुत से लोग जो हैं दे ट्राई टू बिकम, जिसको कहते हैं ना ओवर क्लेवर या स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, वो ना बना करें। और ये बड़े टेक्निकल से इश्यूज़ होते हैं। इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल जो प्रॉपर एक्सपर्ट लोग होते हैं उनसे काम करवाना चाहिए। सो आई डू होप कि ये जो स्टूडेंट टू स्पाउस जो है ये मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है। आज एक और मेरे क्लाइंट थे, जो हैं वो भाई भी हैं, क्लाइंट भी हैं, और बाज़ का जो है वो क्लाइंट जो होते हैं जिस वक्त उनका काम लेट हो जाता है तो वो अपना वो कहते जी अपना हाथ जड़ा ना वो फिर कट के ना जी अपना शोल्डर तो कट के ना तो हल्का हल्का आगे कर लेंगे ने कि जी के लड़ाई के मूड में आ जाते हैं। सो कोई भी वकील हो, मैं अब किसी भी वकील की फेवर में बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ आपके एक्सपीरियंस के लिए। वकील का काम ये होता है, एक केस है जैसे मैंने आपको बताया ये स्पाउस का है फॉर एग्जांपल, आपने कहा जी कि मेरा ये केस जो है वो स्पाउस का अप्लाई कर दें, मैंने वो फॉर्म पकड़ा, मैंने वो उनकी रिक्वायरमेंट पकड़ी, मैंने आपको कहा जी मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दें, ये दें, आपने वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दिए, मैंने उसका एक फ़ोल्डर एक बनाया, वहाँ पे फ़ीस आई, आपने गवर्नमेंट की फ़ीस उनको पे कर दी, मेरी फ़ीस मुझे पे कर दी, मैंने आपका ये वाला सारा ऐसे प्लंडा पकड़ा, मैंने आगे एम्बेसी को दे दिया, होम ऑफिस को दे दिया। वकील का काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये जो लोग कई पूछते रहते हैं कि जी वो वकील ने ये करना है, ये सारा जब एप्लीकेशन फाइल होगी, अब जो करना है ना जी, वो कहते जंगल दे विच बंदा चला गया ना तो सामने शेर आ गया ना, तो उन्हें कहा जी उनकी करना है, वो कहना जी मैं उन कुछ नहीं करना, उन जो करना है शेर नहीं करना है, टाइगर नहीं करना है। अब जब आपकी एप्लीकेशन चलेगी, जो करना है उन्होंने एम्बेसी नहीं करना है, या यस करना है या नो करना है। अच्छा, उनका था वो स्पाउस का केस, उन्होंने कहा जी पहले तो ही भरा भरा कहते हो तो तुसी फ़ोन ही नहीं चुक रहे। फ़ोन बाज़ात काम का अगर फ़ोन होता है और उसके ऊपर किसी का वॉइस मैसेज आता है, ये मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ, ये फ़ोन है जी, इस पर वो आया, सारा दिन लोग जो हैं वो मैसेजेस लोगों के आते हैं, हमारा हेल्पलाइन का ये नंबर है। आपकी जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं, बाज़ का हम फौरी तौर पे, हमारा चूँकि स्टाफ बैठा हुआ है वो फौरी तौर पे देखता है कि ये फ़लाँ क्लाइंट का नाम रजिस्टर्ड है, ये इसकी क्या मैसेज आया, फटाफट हम ओपन करते हैं कि कहीं कोई हमारे केस से रिलेटेड तो नहीं इन्फॉर्मेशन आ गई, कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं उन्होंने भेज दिया। वहाँ पे आपने जुमा मुबारक का मैसेज भेजा होगा, वहाँ पे आपने कोई फ़ोटो लाई है या कोई हदीस भेज दी है सानू, या कोई फ़लाँ का बता दिया कि
वो अब वो स्टाफ है, वो बेचारे वो यूरोपियन बैठी हुई हैं, फीमेल एक दो बैठी हैं, वो एक दो हमारे अफ्रीकन का, उनको क्या पता भाई ये जो है माँ बाप की खिदमत करें इसी में आपका अजर है, और फोटो ला कर तुम भेजोगे ऐसी, अब उसका हम क्या जवाब दें आपको। सो एक तो ये जो व्हाट्सएप का हमारा कम से कम नंबर है, इट्स नॉट अ पर्सनल नंबर, ये एक हेल्पलाइन का नंबर है, वहाँ पे सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें जो रेलिवेंट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, की हाल चाल है फलां, इसका कोई टाइम नहीं है, वरना उनको पढ़ना ही नहीं आता। हमारे 80% जो स्टाफ के लोग हैं उनको तो उर्दू पंजाबी पढ़नी नहीं आती, सिवाय मेरे, वो यहाँ इधर वो इंग्लिश स्पीकर हैं, वो सब देखते हैं काम की कोई चीज़ है। अच्छा एनीवेज बात लंबी हो जाएगी। सो इन शॉर्ट ये है कि जब हमें कोई केस से रिलेटेड काम होता है हम खुद आपसे रब्ता करते हैं। आपको तो दिन में सारा दिन आपने केस के बारे में सोचना है, साढ़े केस का की बने, साढ़े केस का की बने। जब आपका दिल करेगा आप बेल मिला देंगे, हाँ जी जी सलाम अलैकुम जी, साढ़े केस का की बने। आपको तो हर आधे घंटे बाद आपने रात को उठ के तुसी वॉशरूम सुसु करन भी जाना है तो तुसी सानू नाल ही फ़ोन कर देना कि जी की, तो वो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। सो एनीवेज जो है थोड़ा सा चीज़ों को लाइटर मोड में और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया करें। स्पाउस वीज़ा के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से आपका कोई भी केस हो, आप बिल्कुल हमसे अपॉइंटमेंट बना के तशरीफ़ ला सकते हैं। बारी लॉ एसोसिएट मुझसे मिलना चाहें या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन कंसल्टेशन फ़ीस पे करने के बाद। दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, खुदा हाफिज़।